दादा के सामने 7 साल की बच्ची ने फुसफुसाकर कहा, मम्मी जूस में कुछ मिलाती है। और उसी पल उसकी नींद से भारी पलके टूटता घरों छिपा हुआ सच पूरे परिवार की किस्मत बदलने लगा। डॉक्टर अरविंद ने रिपोर्ट देखते ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने रघुवीर सिंह की छाती में ऐसा डर उतार दिया जैसे किसी ने बिना आवाज किए घर की नींव काट दी हो। उसके सामने प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे रघुवीर की गोद में 7 साल की रूही पत्थर की तरह सो रही थी। शाम के 4 बजे थे। बच्चों के क्लिनिक के बाहर खिलौनों की खनक, रिसेप्शन पर फोन की घंटी, एक बच्चे के रोने की आवाज, सब कुछ सामान्य चल रहा था। पर उस छोटे से कमरे में समय जैसे थम गया था। डॉक्टर अरविंद ने रिपोर्ट दूसरी बार पढ़ी, फिर कुर्सी खींचकर सामने बैठ गया। उन्होंने इस कागज रघुवीर की ओर मोड़ा और बहुत धीमी आवाज में पूछा, आपकी पोती कब से यहाँ जूस पी रही है? रघुवीर ने पहले डॉक्टर का चेहरा देखा, फिर रिपोर्ट, फिर उसकी गोद में डही हुई बच्ची को। रूही का चेहरा गर्म नहीं था, उसे बुखार नहीं था, खांसी नहीं थी, लेकिन वह ऐसी नींद में थी जो एक स्वस्थ बच्ची की नहीं हो सकती थी। उसने क्लिनिक आने के कुछ मिनट बाद बिस्किट खाए थे, पेशाब की जांच दी थी, फिर अचानक ऐसे सो गई थी मानो शरीर ने हार मान ली हो। रिपोर्ट पर एक नाम लिखा था, डाइनेफिन हाइड्रामिन्स, बच्चों की एलर्जी की दवा। सही मात्रा में दी जाए तो सुरक्षित, पर बार बार दी जाए तो बच्चा सुस्त, भ्रमित, असामान्य और लगभग हमेशा के लिए थका हुआ लगने लगता है। डॉक्टर अरविंद ने उंगली से रिपोर्ट पर अंकित तय संख्या छूते हुए कहा, इतनी मात्रा में एक बार से नहीं आती, यह बार बार दिया गया है और यह गलती जैसे नहीं लग रहा। रघुवीर के कानों में बस वही एक वाक्य हथौड़े की तरह बजता रहा। बार बार दिया गया है। उसकी गोद में सोई रूही ने अपने मुलायम हाथों से खिलौने हाथी का कान कसकर पकड़ा। वही हाथी जो रघुवीर 3 दिन देर से उसके जन्मदिन पर लाए थे। उसका नाम रूही ने मुस्कुराकर कृपा रखा था। वही उसकी असली मुस्कान थी जो रघुवीर ने कई हफ्ते बाद देखी थी। डॉक्टर ने फिर पूछा, क्या घर में कोई उसे नियमित दवा देता है? नींद की दवा, सर्दी की दवा, कुछ भी? रघुवीर का गला सूख गया, मेरी जानकारी में नहीं। डॉक्टर ने नजरें नहीं हटाई, तो फिर कोई उसे आपकी जानकारी के बिना दे रहा है? उस एक पल में दोपहर की वह फुसफुसाहट रघुवीर के कान में बिजली की तरह कौंध गई। कुछ घंटे पहले जब वह गुड़गांव के उस चमचमाते घर में अपनी पोती को जन्मदिन का तोहफा देने गए थे, रूही ने दरवाजा बंद करके उसकी टांग से लिपटते हुए कान के पास लगभग सांस जैसी आवाज में कहा था, दादू मम्मी से बोलो मेरे जूस में चीजें डालना बंद करें, उससे मुझे बहुत नींद आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब रघुवीर ने चेहरा नहीं बदला था, उन्होंने केवल मुस्कुराकर पूछा था, कौन सी चीजें बेटा? और रूही ने डरते डरते कहा था, मम्मी कहती मैं शांत हो जाती हूँ। रघुवीर उस दिन अपनी सूजी हुई पुरानी घुटने की चोट के कारण उसके जन्मदिन पर नहीं पहुंच पाए थे। वही बात उन्हें अंदर से खाई जा रही थी। उन्होंने सोचा था आज जाएंगे, माफी मांगेंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, बच्ची की बातें सुनेंगे, लेकिन जब उन्होंने रूही को कमरे का दरवाजा पकड़कर लड़खड़ाते देखा तब उसके भीतर पहली दरार पड़ गई थी। जब वह नीचे उसे लेकर निकले, उसकी माँ वंदना फोन पर हंसते हुए बस हाथ हिलाकर रह गई। उसने न पूछा कहाँ जा रहे हो, न कितनी देर में लौटोगे, न यह कि बच्ची ने कुछ खाया या नहीं। तब तक भी रघुवीर पूरी सच्चाई नहीं जानते थे। पर जब डॉक्टर की रिपोर्ट ने शक को हड्डी दे दी थी, डॉक्टर अरविंद ने सीधे कहा, मुझे कानूनन यह रिपोर्ट करनी होगी और आज रात यह बच्ची उसी माहौल में वापस नहीं जानी चाहिए। रघुवीर ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, वह वापस नहीं जाएगी। उन्होंने रूही को बाहों में उठाया, फाइल ली और बाहर निकलते समय उसके भीतर कुछ मुलायम हमेशा के लिए पत्थर हो गया। ट्रंक की सीट पर रूही बेसुध पड़ी रही, उसका सिर एक तरफ झुकता रहा। हाथी उसके सीने पर हाथ रखा और सुनहरी पड़ती शाम में रघुवीर ने स्टीयरिंग पकड़कर एक फैसला कर लिया। वह अब अपनी बेटे देवेश को फोन नहीं करेंगे। पहले वह सच को इतना मजबूत बना देंगे कि कोई आंसू, कोई बहाना, कोई शादी, कोई डर उसे झुठला न सके। और उसी क्षण उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ दवा का नहीं,
घर के भीतर कुछ सड़ चुका है और उसकी बदबू अब बाहर आने वाली है। उसी रात रूही रघुवीर के घर 12 घंटे लगातार सोती रही और अगली सुबह उसकी आंखों की धुंध थोड़ी कम थी। यही बात रघुवीर को सबसे ज्यादा डरा गई, क्योंकि इसका मतलब साफ था, बच्ची अपने ही घर से दूर आते ही वापस खुद जैसे दिखने लगी थी। रघुवीर ने उसी शाम पुराने गैराज वाली काली टोपी निकाली और 3 सवाल लिखे। क्या पता है, क्या साबित करना है, बच्ची को पहले कि कैसे बचाना है। अगली सुबह वह वकील जयंत मेहरा के दफ्तर पहुंचे। जयंत ने रिपोर्ट पढ़ी और कुछ देर सोचा और बस इतना कहा, यह गलती नहीं, पैटर्न है, और ऐसे पैटर्न अक्सर किसी छिपी हुई दूसरी जिंदगी को ढकते हैं। उसी दिन एक निजी जांचकर्ता लगा दिया गया। 2 दिन बाद सच सामने था। वंदना 8 महीने से किसी दूसरे आदमी से मिल रही थी। होटल, कैफे, पार्किंग, सबकी तस्वीरें थी। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि जिन दिनों वह उस आदमी से मिलती थी, उन्हीं दिनों आसपास की 2 मेडिकल दुकानों से बच्चों वाली एलर्जी की दवा खरीदी जाती थी। जब रघुवीर ने शुक्रवार रात देवेश के सामने 3 चीजें रखी, डॉक्टर की रिपोर्ट, दवाई की खरीदारी का हिसाब और तस्वीरें, तो उसका चेहरा पहले सफेद पड़ गया, फिर बिल्कुल खाली हो गया। वह 7 मिनट बाथरूम में बंद रहा। बाहर आया तो उसकी आंखें लाल थीं, मगर आवाज ठंडी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, रूही को पता है क्या हुआ? रघुवीर ने कहा, उसे बस इतना पता कि जूस से उसे डर लगता है। देवेश ने फाइल बंद की, अपने आंसू निगले और बोला, अब वह मेरी बेटी के पास अकेली नहीं जाएगी। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि सोमवार की सुबह जब वह रसोई की मेज पर सबूत रखेगा, तब वंदना का चेहरा टूटेगा नहीं, पलटेगा, और उसी पल उसका पूरा घर एक अदालत में बदल जाएगा। सोमवार की सुबह गुड़गांव वाले उस आधुनिक घर की रसोई हमेशा की तरह चमक रही थी। संगमरमर का आइसलैंड, सफेद मग्स, ताजे फूल और इतनी सफाई कि किसी बाहरी आदमी को लगे यहाँ रहने वाले लोग बहुत व्यवस्थित, बहुत सभ्य, बहुत नियंत्रित हो गए। वंदना ने देवेश को देखते ही मुस्कुराकर पूछा, कॉफी बनाऊं? जैसे दुनिया बिल्कुल सामान्य हो, जैसे उसकी बेटी ने कभी फुसफुसाकर मदद न मांगी हो, जैसे किसी रिपोर्ट में किसी दवा का नाम न लिखा हो। देवेश ने बैग से पहले डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली और मेज पर रख दी। वंदना ने 2 लाइनें पढ़ी, उसके होठों का रंग उतर गया। देवेश ने दूसरी फाइल सरकाई, मेडिकल दुकानों की खरीदारी का रिकॉर्ड। अब तीसरी तस्वीरें। कुछ सेकंड तक रसोई में कोई आवाज नहीं हुई। फिर वंदना ने उसी तेजी से बोलना शुरू किया जैसे डूबता आदमी सांस पकड़ने के लिए हाथ पैर मारता है। उसने कहा, रूही को सोने में दिक्कत थी। उसने कहा, बच्ची बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। उसने कहा, उसने बस थोड़ी सी दवा दी थी ताकि वह शांत हो जाए। फिर उसने कहा, उसे कभी कभी मात्रा गड़बड़ा गई होगी। फिर उसने कहा, देवेश घर पर नहीं रहते थे, सब कुछ उसी के सिर पर था। वह थक चुकी थी, टूट चुकी थी, और उसे अभी कभी कभी कुछ घंटों की शांति चाहिए होती थी। देवेश उसे देखता रहा, उसकी मुठ्ठियां बंद थीं, लेकिन आवाज नहीं कांपी। शांति चाहिए थी, उसने धीरे से कहा। तो तुमने अपनी 7 साल की बेटी को सुलाना शुरू कर दिया? वंदना रोने लगी। उसने कहा, वह बुरी माँ नहीं है। उसने कहा, वह रूही से प्यार करती है। उसने कहा, अगर कभी ज्यादा हो गया तो वह जानबूझकर नहीं था। फिर उसने देवेश का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उससे भी ज्यादा घृणा उसी सुविधा से थी जिसके लिए किसी ने उसकी बच्ची की चेतना चुरा ली थी। तुम्हें किस चीज से इतना समय चाहिए था? उसने पूछा। वंदना ने जवाब नहीं दिया। देवेश ने तस्वीरों की तरफ इशारा किया। होटल के बाहर की हंसी, पार्किंग में कंधे पर रखा हाथ, कैफे में झुककर की गई बातें, उस एक आदमी की वजह से नहीं, उस पूरी योजना की वजह से जिसमें रूही एक बाधा बन गई थी। देवेश का सवर भारी हो गया था। उसने बेटी को दवा दी ताकि वह सोती रहे और तुम अपनी दूसरी जिंदगी जी सके। वंदना के पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन रोना सच का जवाब नहीं होता। उसी दिन बाल सुरक्षा विभाग को औपचारिक सूचना दी गई। डॉक्टर अरविंद की मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई। वकील जयंत मेहरा ने आपातकालीन अभिरक्षा की अर्जी दायर की।
स्कूल को खबर दी गई कि बच्ची को केवल रघुवीर देवेश को ही ले जा सकते हैं। दवाइयों की अलमारियों की तस्वीरें ली गईं। रसोई के पीछे चाय के डिब्बों के बीच में बच्चों वाली एलर्जी की एक बोतल निकली। तारीख, बैच नंबर सब दर्ज हुआ। जिस घर में महीनों तक किसी ने खतरा नहीं देखा था, वही घर अब सबूत उगल रहा था। इन सबके बीच रूही को आधा सच भी नहीं बताया गया। उसे बस यह समझाया गया कि वह कुछ दिन दादू के घर रहेगी, फिर पापा के साथ नए घर में। पहले 2 दिन उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। शायद उसका शरीर अभी भी नींद के उस धुंधले जंगल से बाहर लौट रहा था। तीसरे दिन उसने दादू से पूछा, मम्मी मुझे लेने क्यों नहीं आई? रघुवीर की छाती भींच गई, पर उसने अपनी आवाज को नरम रखा। बड़ों की एक मुश्किल चल रही है बेटा, तू सुरक्षित है, बस यह याद रख। रूही को रघुवीर के घर नई आदतें मिलने लगी। सुबह समय पर उठना, स्कूल के बाद होमवर्क, शाम को आंगन में पानी देना, रात में कहानी सुनना। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह दोपहर में अचानक कुर्सी पर झूलकर सो नहीं जाती थी। उसकी क्लास टीचर ने 1 हफ्ते बाद कहा, अब वह पहले से ज्यादा सतर्क है। यह सब देवेश के दिल में तीर की तरह लग गया। सतर्क, जैसे वह महीनों से बच्ची नहीं, कोई धुंध में चलती छोटी मरीज रही हो। डॉक्टर अरविंद ने रूही को बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नीलिमा के पास भेजा। वह रंगीन पेंसिलें थी, कपड़े के कठपुतले थे, भावना वाली कार्ड थी। पहले सत्र में रूही ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरे में उसने घर बनाया, 3 खिड़कियां, एक दरवाजा, एक कोना काला। तीसरे सत्र के अंत में डॉक्टर नीलिमा ने देवेश और रघुवीर को अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, उसे पूरी मंशा समझ नहीं आती, उसे बस इतना पता है कि मम्मी कुछ देती थी, उससे बुरा लगता था, और जब उसने दादू को बताया तो उसका घर बदल गया। इस उम्र के बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। देवेश जैसे कुर्सी पर ही टूट गए। तो हम क्या करें? एक ही बात बार बार कहें, डॉक्टर नीलिमा ने कहा। उन्होंने सही किया, गलती बड़ों की थी, सच बताना गलत नहीं होता। सुरक्षा उसकी गलती नहीं, उसका अधिकार है। उस दिन से यह वाक्य उसके घर की दीवारों में बस गया। जब भी रूही कहती, मम्मी मुझसे नाराज है क्या, देवेश उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते। नहीं, जो हुआ वह तेरी गलती नहीं। रघुवीर कहते हैं, सबसे बहादुर काम तूने किया, सच बताया। कभी दोनों एक साथ कहते। धीरे धीरे वही एक बात उसके लिए जमीन बन गई। अदालत की तारीख 60 दिन बाद लगी। उससे पहले भी बहुत कुछ बदला। देवेश ने नया बैंक खाता खोला, पासवर्ड बदले, कागज जुटाए, टैक्स रिकॉर्ड, बीमा, मकान के कागज, सब। उसने वंदना से लड़ाई नहीं की, उसने फोन पर आरोप नहीं लगाए। वह अब भावुक पति की जगह चौकन्ना पति बन चुका था। रघुवीर चुपचाप देखते रहे कि मर्द आदमी को कभी तोड़ता है, कभी तराशता है। सुनाई वाले दिन परिवार एक खराब एयर कंडीशनर वाले अदालत कक्ष में बैठा था। रघुवीर ने अपना दूसरा सूट पहना था, वही जो उन्होंने पत्नी की 13वीं के बाद सिर्फ 2 बार निकाला था। देवेश ने नेवी रंग का कोट पहना था। वंदना ने हल्की क्रीम साड़ी चुनी, चेहरा ढका हुआ, सवर नरम और नाजुकता खुद एक सतर्क तर्क हो। वकील जयंत मेहरा ने कोई नाटक नहीं किया। उन्होंने बस सच को इस तरह क्रम में रखा कि झूठ के लिए जगह ही न बचे। उन्हें डॉक्टर अरविंद ने बयान दिया। उन्होंने समझाया कि रिपोर्ट में दर्ज मात्र 1 या 2 गलती से नहीं आ सकती। उन्हें उन्होंने कहा, यह लगातार दी गई दवाई का नतीजा है। बचाव पक्ष ने सुझाव दिए कि शायद मां ने मात्रा गलत समझ ली हो। जयंत ने केवल एक सवाल किया, एक दिन की गलती या लंबे समय का बार बार सेवन? डॉक्टर अरविंद ने बिना झिझक कहा, लंबे समय का बार बार सेवन। फिर मेडिकल दवाई दुकानों के रिकॉर्ड सामने आए, फिर तस्वीरें, फिर मनोवैज्ञानिक की टिप्पणियां कि बच्ची ने कहा था, मम्मी मेरे जूस में चीजें डालती है। अदालत में बैठे लोगों के लिए यह मामला एक फाइल हो सकता है, लेकिन रघुवीर के लिए हर कागज रूही की उनिंदी पलकों का एक और चित्र था। वंदना गवाही के दौरान रोई। उसने कहा वह अकेली पड़ गई थी। उसने कहा देवेश काम में डूबे रहते थे। उसने कहा रूही बहुत कठिन बच्ची बन गई थी। उसने कहा वह नुकसान नहीं चाहती थी। शायद उसके कुछ आंसू सच भी रहे हों, लेकिन यह
सच यह भी था कि उन्होंने महीनों तक एक स्वस्थ बच्ची को बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवा दी जो उसे असामान्य रूप से सुला दे। अदालत में इरादा अक्सर शब्दों से नहीं आदतों से साबित होता है। यही आदत साफ थी। देवेश की गवाही सबसे अंत में हुई। वह चिल्लाया नहीं। उसने वंदना को राक्षस नहीं कहा। उसने बहुत साधारण एक वाक्य कहा, लेकिन उसी में सब कुछ तय कर दिया। यह एक भूल नहीं थी, यह एक व्यवस्था थी। मेरी बेटी को इसलिए सुलाया गया ताकि किसी और की जिंदगी आसान हो जाए। मैं अपनी बेटी को उस व्यवस्था में वापस नहीं भेज सकता। जज 60 के पार की एक सख्त महिला थी। उन्होंने किसी तरह सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं दिया। उन्होंने फाइल बंद की और फैसला सुनाया। अस्थायी पूर्ण शारीरिक अभिरक्षा देवेश को। वंदना के लिए केवल पर्यवेक्षित मुलाकातें, किसी भी दवा का उपयोग केवल डॉक्टर की लिखित सलाह पर है। मामला आगे की जांच और संभावित आपराधिक कार्रवाई के लिए भी भेजा गया। हथौड़ा बहुत जोर से नहीं बजा, लेकिन एक परिवार का नक्शा बदल गया। बाहर निकलते समय वंदना ने देवेश को पुकारा, तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। देवेश रुका, मुड़ा और बहुत धीरे बोला, नहीं, यह तुमने बनाया है। फिर वह आगे बढ़ गया। फैसला आने के बाद कई फिल्मी राहत नहीं आई। जो आया वह था कागज, ईमेल, स्कूल रिकॉर्ड, मुलाकातों के नियम, नए पते, पुराने फर्नीचर का बंटवारा, मकान की बिक्री, वकीलों की फीस, परामर्श सत्र और अनगिनत रातें, जिसमें एक बच्ची को यह भरोसा दिलाना था कि दुनिया अभी भी भरोसे के लायक हो सकती है। देवेश ने रघुवीर के घर के पास 3 कमरों का एक किराए का मकान लिया। छोटा सा आंगन था, रसोई तंग थी, पर धूप साफ आती थी। रूही ने अपना कमरा चुना और हल्का हरा रंग पसंद किया। उसने कहा, समुद्री जैसा लगेगा। वह कभी समुद्र नहीं देखी थी, पर रंग उसे शांत लगा। रघुवीर अपने खराब घुटनों के बावजूद सीढ़ी पर चढ़कर दीवार रंगते रहे। हर स्ट्रोक जैसे किसी डर को ढक रहा था। पहली रात बिस्तर का फ्रेम नहीं आया था, तो गद्दा फर्श पर रखा था। देवेश ने रूही को कंबल उड़ाते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? रूही ने कमरे में चारों तरफ देखा। आधे लटके पर्दे, डिब्बे पर रखी लैंप, तकिए के बीच रखा उसका हाथी। फिर उसने कहा, यह घर जागता हुआ लगता है। देवेश बाद में यह वाक्य रघुवीर को सुनाते हुए बीच में चुप हो गए। उसकी आवाज भर्रा गई, क्योंकि यही तो था जिसके लिए वे सब लड़ रहे थे। बदला नहीं, जागना। एक बच्ची का अपना जीवन बिना धुंध के जी पाना, ठीक होना धीरे धीरे हुआ। रूही ने स्कूल से लौटते वक्त कार में सोना बंद किया। उसने खाना बेहतर खाना शुरू किया। वह बिना वजह गुस्सा होकर रोना कम करने लगी, लेकिन जूस से उसका रिश्ता सबसे देर से सुधरा। अगर कोई उसे पहले से भरा हुआ गिलास देता तो वह उसे कुछ सेकंड बहुत ध्यान से देखती, फिर पूछती, क्या मैं देख सकती हूँ? तब देवेश हर बार उसके सामने ही जूस डालते, संतरे का, सेब का, नींबू पानी, सब बिना भाषण, बिना नाटक, सिर्फ पारदर्शिता। धीरे धीरे उन्होंने हर गिलास को शक से देखना छोड़ दिया। डॉक्टर नीलिमा की सलाह पर रसोई में एक भावना दराज बनाई गई, जिसमें कार्ड थे, गुस्सा, डर, अकेलापन, बहादुर, उलझन। ठीक जब भी रूही कोई बड़ा एहसास समझ नहीं पाती, वह 1 या 2 कार्ड निकालकर टेबल पर रख देती। एक शाम उसने गुस्सा और अकेलापन साथ रखे। देवेश ने पूछा, बताना चाहती है? रूही ने कहा, जब मैं मम्मी से गुस्सा होती हूँ तब उसकी याद आती है, और जब याद आती है तब फिर गुस्सा आता है। रघुवीर उसी पल चुपचाप बाहर चले गए, क्योंकि कुछ दर्द इतने साफ होते हैं कि उन्हें सामने खड़ा होकर सुनना मुश्किल हो जाता है। वसंत ने में वंदना की पर्यवेक्षित मुलाकातें शुरू हुई। रंगीन दीवारें और प्लास्टिक खिलौने वाले एक केंद्र में, जहां नोट्स लेने वाले कर्मचारी पास बैठते थे। पहली मुलाकात से लौटते समय कार में लंबे समय तक चुपी रही। फिर पीछे की सीट से रूही ने कहा, मम्मी कह रही थी वह बस मुझे बस आराम देना चाहती थी। देवेश ने स्टीयरिंग कस लिया। तुझे क्या लगता है? काफी देर बाद रूही बोली, आराम डर जैसा नहीं लगता। उस एक वाक्य ने सारे कानूनी तर्क पीछे छोड़ दिए। बच्चों के पास कभी कभी भाषा कम होती है, पर सत्य ज्यादा होता है। वंदना का आपराधिक मामला बाद में दलील समझौतों पर खत्म हुआ। जेल नहीं हुई,
लेकिन निगरानी परामर्श, पालन कक्षाएं और रिकॉर्ड पर एक दाग लगा। कुछ लोग बोले सजा कम है, कुछ बोले वह पहले ही टूट चुकी है। रघुवीर ने यह सब सुनना छोड़ दिया। कानून का काम हमेशा दिल को संतुष्ट करना नहीं होता। उसका काम सिर्फ इतना था कि रूही फिर कभी उस डर में अकेली न छोड़ी जाए। एक साल बाद किराने की दुकान में रघुवीर की मुलाकात अचानक वंदना से हुई। वह पहले जैसी सजी हुई नहीं थी, बाल बंधे थे, चेहरा थका था। उसने पास आकर कहा, मैं लड़ने नहीं आई। रघुवीर ने ठंडी आंखों से देखा। उसने धीरे से कहा, मैं रूही से प्यार करती थी। रघुवीर ने ट्रॉली पर हाथ टिकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हें प्यार जैसा व्यवहार करना चाहता था। वह चुप हो गई। रघुवीर भी वही बातें खत्म करके आगे बढ़ गए। कुछ लोगों को गाली नहीं, सिर्फ आईना चाहिए होता है। लगभग 16 महीने बाद एक गर्मी की शाम रघुवीर, देवेश और रूही आंगन में बैठे जुगनू देख रहे थे। रूही अब 8 साल की हो चुकी थी। उसके सामने नींबू पानी का साफ गिलास रखा था। उसने एक घूंट लिया, मुंह बनाया, थोड़ा खट्टा है। रघुवीर ने चीनी मिलाकर वापस दिया। उसने फिर पिया और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद उसने दादू का हाथ पकड़कर पूछा, उस दिन आपको डर लगा था? रघुवीर समझ गए कौन सा दिन। उन्होंने कहा, हाँ, मम्मी से। नहीं, फिर किससे? रघुवीर ने अंधेरा होते आंगन की ओर देखा। मुझे डर था कि कहीं मैं देर से ना पहुंचा हूँ। रूही ने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपना छोटा हाथ उसकी हथेली में सरका दिया। आप देर से नहीं आए। उस एक वाक्य ने रघुवीर की साल भर की सारी जागी हुई रातें जैसे थोड़ी हल्की कर दी। कुछ समय बाद स्कूल में एक काम मिला। मेरा हीरो देवेश को लगा रूही कोई पुलिस वाला, खिलाड़ी या फिल्म सितारा बनाएगी। लेकिन उसने मार्कर से एक टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाई। एक पुराना ट्रक, एक छोटी लड़की, एक हाथी, एक बूढ़ा आदमी जूते पहने हुए। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे दादू ने मुझे बचाया क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी। देवेश ने तस्वीर रघुवीर को हार्डवेयर की दुकान में भेजी। रघुवीर पाइप और पेचकस के बीच खड़े थे। जब उन्होंने फोन खोला, अक्षर धुंधले हो गए। दुकान का लड़का भाग कर आया और बोला, बाबा जी, तबीयत तो ठीक है? रघुवीर ने सिर हिलाया। तबीयत से ज्यादा ठीक उस पल कुछ था ही नहीं। कई लोग बाद में पूछते रहे कि उन्होंने पहले दिन घर में घुसकर तमाशा क्यों नहीं किया, वंदना को सबके सामने क्यों नहीं पकड़ा, पुलिस क्यों नहीं बुला ली। उन्हें जवाब हमेशा एक ही मिलता था, गुस्सा तेज होता है पर छोटा होता है। रूही को शोर नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था सही क्रम में खड़े बड़े लोग। डॉक्टर, वकील, पिता, जज, मनोवैज्ञानिक, दादू। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, उसी से वह बची, उसी से वह वापस जागी। और अगर यह कहानी वाक में कोई सबसे बड़ा सबक था तो बहुत बड़ा, बहुत भारी, बहुत किताबों वाला नहीं था। बस वह इतना था कि जब एक बच्ची फुसफुसाकर कहे कि कुछ गलत है तो उसकी बात दुनिया के सिखाने से पहले मान लो, क्योंकि कई बार त्रासदी और बचाव के बीच सिर्फ एक अंतर होता है, एक ऐसा बड़ा इंसान जो सच सुनते ही नजरें न फेर ले। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं।